कॉपी आपने रफ लगाई है? अच्छा, फिर फेर बनाओगे बाद में। ठीक है। मतलब नोट्स पे रखना पहले ही ध्यान, नोट्स ना सभी सब्जेक्ट अलग अलग ही बना के रखना सारे, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी एग्जाम, आपके और भी एग्जाम आएंगे, उसके लिए भी सफिशिएंट है नोट्स ही है। एक बार बने होंगे तो फिर बाद में होगा रिवीजन नहीं करना बाद में। अगर फिर नोट्स एक जगह पे नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी। मतलब फेयर बनाना अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग कॉपी, जैसे जनरल एग्रीकल्चर हो गया, अलग हो गया। प्लांट फिजियोलॉजी अभी काफी, इसकी कम से कम 20-25 क्लासेज जाएंगी इसकी। 25 दिन में खत्म होगा ये प्लांट फिजियो। तो काफी लंबा पोर्शन है ये। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। ऐसा नहीं कि 2-3-4-5 क्लास में खत्म कर लिया, नहीं, डिटेल में जाएंगे इसमें। तो मतलब कॉपी आपने अलग अलग बना लेना, चाहे फिर फेयर कॉपी या फेयर में बना सकते हैं यहाँ पे नोट्स, या फिर घर में जैसे पीडीएफ फाइल तो अपलोड हो जाएंगी ऐप में। तो एप्लीकेशन में आपको फिर पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे ऐप में, फिर वहां से आप नोट्स बना सकते हैं फिर। ये अभी ऑनलाइन में बताइए, मेरी वॉइस आ रही है क्या आपको? एम आई ऑडिबल, यस और नो? मेरी वॉइस आ रही है क्या? वॉइस ऑडिबल है क्या? बानी, महेंद्र, श्रेया, एम आई ऑडिबल? ओके, चलिए हम बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। बेशक माइनर सब्जेक्ट है, लेकिन माइनर को भी मेजर मान के चलना। मैंने पहले ही कहा है, कोई भी पोर्शन हमें नहीं छोड़ना है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई पोर्शन नहीं छोड़ना है। हम मेजर और माइनर दोनों को साथ लेके चलेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें, तो प्लांट फिजियोलॉजी में जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज होती है प्लांट्स में, कोई भी प्लांट फंक्शन कर रहा है, जैसे कि हम अपने शरीर की बात करें तो हम जैसे खाना खाते हैं, फिर हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। जैसे हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है। जो हमारा स्टमक है उसका कुछ अलग काम है, किडनी का अलग काम है, ब्रेन का हमारा अलग काम है, स्पाइनल कॉर्ड का हमारे शरीर में अलग काम है, आंखों का अलग काम है। ठीक है। जो जितने भी ये हमारे शरीर के अंदर में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, वो आती है फिजियोलॉजी के अंदर में। एक है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आता है बाहर का स्ट्रक्चर, किसी भी बाहर का ढांचा कैसा है उसका, वो है मॉर्फोलॉजी। और एक है एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है अंदर का ढांचा। लेकिन अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी का मतलब होगा कि जितनी भी एक्टिविटीज वो करेगा, चाहे फिर एनिमल की बात करें चाहे फिर हम ह्यूमन की बात करें, वो सारी एक्टिविटीज हम इसके अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि हम प्लांट के केस की बात करें, प्लांट में क्या होता है, खाना बनाता है प्लांट। तो प्लांट को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटो का मतलब खुद, खाना बनाना। अब आप बोलोगे कि खाना तो हम भी बनाते हैं खुद, रूम पे हम भी बनाते हैं खाना। खाना बेशक हम खुद बनाते हैं अपने लिए, लेकिन जो गेहूं तो हम नहीं बना सकते ना। हम चावल तो खुद नहीं बना सकते हैं, वो तो प्लांट ही बना रहा है। तो वही चीज है, वो प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के, किसमें प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो उस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट खाना खुद बनाते हैं। अब जो जब ये खाना बनाते हैं, जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, करता है प्रोटीन में, करता है। वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन होती है, हम पढ़ेंगे अभी आगे इसमें डिटेल में। तो वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में स्टोर होती है। या तो पत्तों में स्टोर करता है, या तो फिर आपका फ्रूट में स्टोर करता है, या फिर आपका स्टेम में स्टोर करता है। जैसे हम पत्तों की बात करें, पत्तों का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास पालक है। हम पालक खाते हैं, तो प्लांट जो है, जो खाना बच जाता है, एक्स्ट्रा खाना हो तो उसको स्टोर कर लेता है अपने किसी पार्ट में। जैसे वो पालक में क्या हुआ, पत्ते में स्टोर कर लिया, तो उस पत्ते को हम खा लेते हैं। अगर प्लांट ने रूट में कर दिया, रूट का एग्जाम्पल हमारे पास एक पोटैटो भी है। हम जो है पोटैटो की, आलू की क्या खाते हैं, रूट खाते हैं हम। तो जो रूट्स हैं वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो खाना क्या किया उन्होंने, रूट पे स्टोर किया। या फिर स्टेम पे हो गया, ठीक है, या फिर आपका फ्रूट पे होगा, जैसे कि आपका जैसे आपका एप्पल हो गया, आपका और भी टोमेटो हो गया। टोमेटो का हम फ्रूट खाते हैं। हम बैंगन का हम फ्रूट खाते हैं। हम जो है जो सीरियल क्रॉप है हमारी, उसका हम फ्रूट खाते हैं। जैसे कि हम गेहूं की बात करें, तो जो भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आपके पोषक तत्व होते हैं, वो सारे कहाँ करते हैं, वो स्टोर आपका किसी न किसी पार्ट में स्टोर करता है। तो एक फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब इस तरह से जैसे हम सांस लेते हैं, अब सांस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम ऑक्सीजन कम से कम 4-5 मिनट नाक बंद कर ले, ऑक्सीजन ना लें, तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे प्लांट भी है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, श्वास प्लांट भी लेता है। तो रेस्पिरेशन वो भी हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं।
तो वैसे ही आपका जो है फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन आपका हो गया, और आपका ट्रांसपिरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट में। ट्रांसपिरेशन है लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होता है। अब ट्रांसपिरेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब अगर हम पानी की बात करें, प्लांट जो पानी लेता है, प्लांट जितना पानी लेता है एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, उसमें से लगभग 99.9% जो पानी होता है वो लॉस कर देता है प्लांट। तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि भाई इतना पानी लॉस ही कर रहा था, हमें क्यों सिंचाई की जरूरत पड़ती है? तो मैक्सिमम जो पानी होता है प्लांट वो ट्रांसपिरेशन के लिए लेता है, और वो ट्रांसपिरेशन है इंपॉर्टेंट प्लांट के लिए। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा प्लांट में तो फिर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये ट्रांसपिरेशन की जो एक्टिविटी हो रही है जिसमें कि प्लांट एक पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और बड़ी बात ये होती है कि जब पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, अब प्लांट जो है पानी वैसे मूव करता है ऊपर से नीचे, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे करेगा, नीचे से कभी पानी ऊपर को नहीं जाएगा। तो लेकिन प्लांट के केस में क्या है, प्लांट के केस में पानी क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर को जा रहा है। तो वो कैसे जा रहा है, वो एक्टिविटी, वो फंक्शन कैसे हो रहा है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। फिर उसके बाद जो है प्लांट खुद हार्मोन बनाता है, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन बनते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में हार्मोन बनते हैं वैसे ही प्लांट खुद भी हार्मोन अपने अंदर बनाता है। तो कौन से हार्मोन कहाँ बनते हैं, उनका क्या फंक्शन है, क्या काम वो करते हैं, ठीक है, वो भी हम जो है इस प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक था प्लांट फिजियोलॉजी का। तो बाकी देखिए, प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें वाटर रिलेशन हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जितने भी हम ह्यूमन की एग्जांपल क्यों ना लें, ह्यूमन में 70 से 80% जो हमारे सेल है, ठीक है, हम सेल से मिलके बने हैं, तो 70 से 80% जो सेल में है वो पानी ही है हमारे सेल में, 70 to 80%। वैसे ही प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी आपका जो है 90 से 95% जो है प्लांट में क्या है, पानी ही है, आपका पानी ही है। तो इसलिए जो है वाटर मतलब आपका 90 to 95% जो है वाटर है आपका प्लांट में भी। तो जो ये पानी है, इस पानी के द्वारा ही जितनी भी ये प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितनी भी फंक्शन हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो आपकी पानी के द्वारा ही होती है, विदाउट वाटर नहीं होगी। अब अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे प्लांट में, जितने भी न्यूट्रिएंट जाएंगे, मिनरल जा रहे हैं आपके, ऑर्गेनिक मैटर आपके जा रहे हैं, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो तब एब्जॉर्ब हो पाएंगे अगर पानी सॉइल में होगा। अगर पानी नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, कोई भी मिनरल प्लांट ले नहीं पाएगा विदाउट वाटर, बिना पानी के। एक पानी जो होता है एक चैनल का काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कुल्लू से हो, आप घर जाना है आपको छुट्टियों में, तो आप घर क्या करोगे, आप किसी न किसी बस में जाओगे, या फिर अपनी गाड़ी में जाओगे, या फिर आप कहीं दूर जाना हो, जैसे आप आजकल कुंभ का मेला लगा है प्रयागराज, तो बाय ट्रेन जाएंगे। तो एक ट्रेन क्या होगी, एक कैरियर होगा वहां के लिए, करियर होगा जाने के लिए। तो वैसे ही क्या है कि जो पानी है ये करियर का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को ले जाना, जो आपके हॉर्मोन्स जा रहे हैं, जो खाना बन रहा है उसको ले जाना, प्लांट तक पहुंचाना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक ले जाना। तो इसलिए जो है पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पानी का रिलेशन जो है पहले पढ़ना पड़ेगा प्लांट फिजियोलॉजी को समझने के लिए। तो वाटर क्या इंपॉर्टेंट रोल हमारा प्ले करता है। तो अगर प्लांट फिजियो की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स के अंदर में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो हम सारे सारे कहाँ पढ़ते हैं, हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में ही पढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस आपका हो रहा है, आपका रेस्पिरेशन हो रहा है आपका, ठीक है, आपका हार्मोन्स आपके बन रहे हैं, ठीक है, अब कोई भी मूवमेंट आपकी हो रही है, तो आपकी हम प्लांट फिजियो के अंदर में पढ़ेंगे। एंड वाटर इज असेंशियल, इसके लिए क्या है, पानी आपका सबसे असेंशियल माना जाता है फॉर दीज फंक्शनल एक्टिविटीज। जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज हैं ये तभी हो पाएंगी अगर पानी होगा। पानी का होना क्या इसमें बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो वट फॉर वाटर इज नीडेड, अगर हम पानी की बात करें तो पानी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या वो कारण है कि जितनी भी एक्टिविटीज प्लांट के अंदर में हो रही है उसके लिए हमें पानी की जरूरत पड़ रही है? तो पहला कारण क्या है, पहला कारण है वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के लिए क्या है, पानी बहुत असेंशियल है। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अब हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म एक सेल का ही पार्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ये सेल है, थोड़ा टेढ़ा बनाइए, सेल है। अब सेल के अंदर आपका होता है न्यूक्लियस,
ठीक है, आपका न्यूक्लियस है, और इसके अंदर आपका एक पार्ट होता है न्यूसेलस, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास जाता है डीएनए एंड क्रोमोजोम्स। आपके न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए हो गया, क्रोमोजोम हो गया, आपका न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ में जो न्यूक्लियस के बाहर वाला जो पार्ट है, इसमें आपके सेल ऑर्गेनाली पाई जाती हैं, जैसे कि आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्या हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और उसके साथ में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और उसके साथ में प्लांट की बात करें, प्लांट और एनिमल सेल में एक डिफरेंस है, जिसमें कि प्लांट में बैक्यूल होता है, बहुत बड़े बैक्यूल्स होते हैं, जैसे आपका बैक्यूल्स हो गया, ये बैक्यूल आपका पाया जाता है। और इसके साथ साथ में आपका जो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया या क्लोरोप्लास्ट है। और इसके साथ साथ में आपकी और ऑर्गेनाइज जैसे गोल्गी बॉडी हो गया आपका, ठीक है, गोल्गी बॉडी भी आपकी पाई जाती है, गोल्गी बॉडी हो गया। और इसके साथ में जो है प्लांट सेल की बात करें, उसमें आपकी एक सेल वॉल भी रहती है, क्या होती है, सेल वॉल भी आपकी इसके बाहर होती है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ठीक है, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, बैक्यूल हो गया, और आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आपकी रफ भी आती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे आगे भी, जब आपका जेनेटिक्स स्टार्ट होगा, जेनेटिक्स में हम सेल से ही शुरुआत करेंगे, सेल का स्ट्रक्चर ही अच्छे से समझेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर है क्या, इसके क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, वो हम जेनेटिक्स में इसको क्लियर करेंगे। वैसे मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि प्रोटोप्लाज्म है क्या। अब अगर हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस की बात करें, जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है। अगर हम उस फ्लूइड की बात करते हैं, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियस के बाहर भी क्या होता है, फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें कि आपकी सारी सेल की ऑर्गेनालीज आ जाती हैं। अब इसमें जो सेल बॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और आपका न्यूक्लियस है। जो प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, सेल बॉल है, और प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, ये होती है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है दो मेम्ब्रेन होती है इसमें। जैसे मतलब आपकी ये सेल बॉल है, इसमें इसकी दो मेम्ब्रेन पाई जाएंगी इस तरह की, एक इनर एक होगी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन। वैसे आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये भी इसकी भी दो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर होती है। वैसे न्यूक्लियस की बात करें तो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है प्लांट के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं अभी प्रोटोप्लाज्म है क्या। साइटोप्लाज्म कहते हैं जो हमारा क्या है, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है उसको हमने साइटोप्लाज्म बोला, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। जो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये दोनों आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको प्रोटोप्लाज्म जो ये टर्म है आपको क्लियर हो चुकी होगी। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्रोटोप्लाज्म। पानी क्या है, प्रोटोप्लाज्म के लिए एसेंशियल है। अब क्यों एसेंशियल है, जब बच्चा छोटा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है छोटा बच्चा होता है, और फिर धीरे धीरे जब आप उम्र होती जाती है तो आप देखते हो कि झुर्रियां आ जाती हैं, चेहरा सिकुड़ जाता है। तो यही एक कारण है, क्योंकि जो हमारे सेल है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, उसमें पानी कम हो जाता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो पानी थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, झुर्रियां हमें आ जाती हैं। तो छोटे बच्चे की बात करें उसमें क्या होता है, झुर्रियां आपकी कम होती है, पानी बहुत ज्यादा होता है प्रोटोप्लाज्म में। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसके लिए पानी का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स हाइड्रेशन इज असेंशियल फॉर इट्स प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो इसके लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनालीज हैं उनके लिए पानी का होना क्या जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, आदमी सिकुड़ जाएगा अगर पानी नहीं होगा। तो प्रोटोप्लाज्म के लिए हम प्लांट की बात करते हैं, चाहे फिर हम ह्यूमन की बात करें, हम एनिमल की बात करें, तो उसके लिए क्या बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि जितने भी नोट्स हैं ये आपको लाइन टू लाइन सारे पढ़ने हैं, मतलब एक एक लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए डीपली। और ये बेसिक है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे कोचिंग पे जाओगे आपको प्लांट फिजियोलॉजी में सीधा डायरेक्ट ले जाएंगे फोटोसिंथेसिस पे, डायरेक्ट आपको ले जाएंगे रेस्पिरेशन पे, डायरेक्ट आपको ले जाएंगे कहाँ पे, आपको ट्रांसपोर्टेशन पे ले जाएंगे डायरेक्ट। लेकिन बेसिक जो चीजें कि प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्यों, तो बेसिक से ही चीजें शुरू होती है, ठीक है। तो बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है आपका, वाटर इज द करियर, ये मैंने पहले ही बता दिया,
ठीक है, एक कैरियर का काम करता है किसी भी सब्सटेंस को ले जाने में, ठीक है, क्योंकि पानी में आपके कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं तो उसके साथ में जो है कैरियर का काम करता है। चाहे फिर हम गैसेस की बात करें, कोई भी गैस जो है आपकी मूव कर रही है प्लांट के अंदर में, तो उसके लिए पानी हेल्पफुल रहेगा। जैसे मिनरल्स सॉइल से जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पानी के साथ जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, तो ये सारे क्या है आपके आपके पानी के साथ ही आपके क्या करते हैं, मूव करते हैं सॉइल से प्लांट तक, या फिर प्लांट से जो है अदर पार्ट में। जैसे कि आपका खाना कहाँ बनता है, तो पत्तों में बनता है, ठीक है, पत्तों से फिर क्या होता है आपका अलग अलग पार्ट में जाता है, ठीक है। अब पानी आपका जाइलम के थ्रू जाता है, लेकिन अगर हम बात करें जब आपका खाना बन जाता है, आपका फ्लोएम के थ्रू आपका क्या होगा, आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो क्या करियर का काम करता है आपका पानी, ठीक है, करियर का काम का पानी करेगा। और इसके बाद वाटर इज नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब हमारे शरीर में क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब क्या है, जितने हमारा जो सेल, हमारे अंदर जो सेल है, या फिर प्लांट के अंदर की बात करें, प्लांट के अंदर जितने भी सेल है उसमें आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब केमिकल रिएक्शंस का एक एग्जांपल बता सकते हैं कोई? हाँ वही है, जैसे आपका जो है एग्जांपल क्या है, जैसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब है लाइट से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर जाता है, ये टूट जाता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी। अब जो पानी है, पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O। ये टूट जाएगा जब इस पे धूप पड़ेगी, तो ये पानी जो है टूट जाएगा, ठीक है। कैसे टूटेगा ये आपका H पॉजिटिव आयन बनाएगा, O नेगेटिव आयन बना लेगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन बना लेता है, जो पानी है इलेक्ट्रॉन बना लेता है, H पॉजिटिव को अलग कर देगा, O नेगेटिव को अलग कर देगा, इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहां जाते हैं फिर आपके, PS1 और PS2, आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे हम आगे इसको, PS1 PS2 में जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन बनाएगा आपके, दो इलेक्ट्रॉन बनाएगा आपके, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है आपकी, ठीक है। पानी जो है आपका सनलाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो पानी क्या है, जरूरी है। हाइड्रो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑनलाइन में भी आप ध्यान देंगे भाई, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन में, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बिल्कुल चुप रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, दी रिजिडिटी और टर्जिडिटी। यहाँ पे दो टर्म है, सेल में जो सेल की रिजिडिटी हो, टर्जिडिटी हो, ये मेंटेन्ड होती है आपकी किसके द्वारा, पानी के द्वारा। अब ये रिजिडिटी क्या है और टर्जिडिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। रिजिडिटी जो है आपकी, ये बताती है हार्डनेस और सॉफ्टनेस, कि कितना सेल हार्ड है कितना सॉफ्ट है, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है, ये बताता है हार्डनेस के बारे में, और ये बताता है सॉफ्टनेस के बारे में, ठीक है। हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में आपका बताता है रिजिडिटी। और टर्जिडिटी का मतलब क्या है, बड़ा मतलब छोटा नहीं, हाँ, जब सेल के अंदर पानी भर जाएगा, ठीक है, वो फूल जाता है, वो श्रिंक नहीं, स्वेलो हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्जिडिटी, टर्जिड बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक फोर्स लगती है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे इसको भी। तो टर्जिडिटी में क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका जो है स्वेलो हो जाएगा सेल आपका। तो जो टर्जिडिटी है, जो आपकी रिजिडिटी है सेल में जो आपकी हो रही है, ये मेंटेन रहती है पानी के द्वारा ही। अगर हमारा पानी क्या होगा, पानी ज्यादा हो गया सेल के अंदर में, तो सेल हो जाएगा टर्जिड, ठीक है। अगर पानी ज्यादा होगा तो सेल टर्जिड हो जाएगा। ये जो पानी है ये टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है, ये सॉफ्टनेस और हार्डनेस को भी मेंटेन करके रखता है। अब पानी कम होगा क्या होगा आपका, हार्ड हो जाएगा सेल। अगर पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा, सॉफ्ट होगा आपका सेल, ठीक है। तो ये मेंटेन करके आपका रखता है। क्या यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आपका इसके बाद है एंड बाय लार्ज बाय वाटर। और सेल जो है लार्ज किससे होता है, लार्ज बाय वाटर का मतलब है पानी से ही सेल भी हमारा लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जितना पानी होगा उतना बड़ा हमारा सेल होगा, ठीक है, उतना बड़ा हमारा सेल होगा। इसके बाद में वाटर फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस नेटवर्क। यहां पे लिखा गया है कंटिन्यूअस नेटवर्क की बात की गई है। कंटिन्यूअस नेटवर्क का मतलब क्या है, थ्रू आउट द प्लांट थ्रू विच डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस मूव अप। अब देखो, अगर हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट में
जैसे ये रूट्स हैं, ये जो रूट्स है ना, ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपकी रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब जब ये आपकी रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर के मॉलिक्यूल को, तो उसके साथ साथ में क्या करती हैं आपकी जो है प्लस मिनरल्स और प्लस ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स को क्या करती है आपकी साथ में एब्जॉर्ब करती है, यानी कि प्रॉपर एक नेटवर्क का काम करता है आपका पानी, एक प्रॉपर नेटवर्क बना रहा है। ये मिनरल थ्रू किसके द्वारा, जाइलम के थ्रू। किसके द्वारा, जाइलम के थ्रू जो है आपका वाटर जो है आपका मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर को भी क्या करता है आपका अपने साथ ले जाता है, करियर का काम करता है। अब यहाँ पे मिनरल्स की बात करें, ये रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये भी रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स आपके। मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स कैसे रिलीज करेंगे, मिनरल से कैसे न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, कैसे रिलीज होते होंगे, और आपके ऑर्गेनिक मैटर से कैसे आपके न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे। ऑर्गेनिक मैटर तो सिंपल है भाई, डिकम्पोजिशन से निकलेंगे। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, वो अगर जैसे कोई क्रॉप रेसिड्यूज वगैरह है तो उनको खाएंगे तो क्या न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे। बट मिनरल से कैसे होंगे, सॉइल साइंस में पढ़ा होगा आपने कि बेहदरिंग के बारे में पढ़ा है, टूटना। जब मिनरल टूटते हैं, ठीक है, टूटते कैसे, प्रेशर से टूटते हैं, या फिर कोई हवा का दबाव पड़ गया, या फिर कोई टेम्परेचर का, या फिर पानी का दबाव पड़ गया, हम इंसानों के द्वारा दबाव पड़ गया, ठीक है, उससे टूटते हैं ये। या फिर कोई सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स आपके हैं, उनके द्वारा आपके मिनरल्स टूटते हैं। तो इनके टूटने से क्या होता है, आपका न्यूट्रिएंट्स इससे रिलीज होते हैं। तो वही जो है पानी के साथ क्या करता है, जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि कंटिन्यूअस नेटवर्क है थ्रू आउट द प्लांट, थ्रू विच डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस मूव अप। जो डिजॉल्व का मतलब जिसमें घुल जाए पानी के साथ में, वही क्या होंगे आपके, मूव होंगे, ठीक है, वही क्या होंगे आपके, मूव होंगे। मिनरलाइजेशन एंड इमोबलाइजेशन, हाँ बिल्कुल, बानी महेंद्र आपने सही बताया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 6 है, वाटर मेक्स अप द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब देखो पानी जो है, पानी का एक इंपॉर्टेंट काम है ट्रांसपिरेशन और गट्टेशन का भी। जो पानी का लॉस होता है वो आपका ट्रांसपिरेशन से होता है, ठीक है, और आपका गट्टेशन से होता है। मेन डिफरेंस क्या है ट्रांसपिरेशन और गट्टेशन में, क्या डिफरेंस है दोनों में। एक ट्रांसपिरेशन, दोनों में लॉस हो रहा है पानी का, ट्रांसपिरेशन में पानी का लॉस हो रहा है, गट्टेशन में भी लॉस हो रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है गट्टेशन और ट्रांसपिरेशन में। हाँ जी, गट्टेशन भी पत्तों से होती है, ट्रांसपिरेशन भी पत्तों से होगी, गट्टेशन भी दोनों स्टोमेटा से होगी, ठीक है। बट डिफरेंस क्या दोनों में, गट्टेशन कैसे अलग है ट्रांसपिरेशन से है। हाँ इसका देखो मैं बताता हूं आपको। जैसे देखो हम बात करें, ये पत्ता है, ठीक है, पत्तों में होता है आपके स्टोमेटा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रंध्र, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, ये हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई देंगे ये, ठीक है, इससे दिखाई देंगे, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही हमें ये दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टोमेटा जो है, यहाँ पे क्या होता है आपका ट्रांसपिरेशन, यानी कि पानी का लॉस होता है। अब जो पानी का यहाँ पे वाटर लॉस होगा, वो जो वाटर लॉस होगा वो होगा किसकी फॉर्म पे, वेपर की फॉर्म पे। अब हमेशा पानी वेपर की फॉर्म पे कब लॉस होता है, जब उसमें टेम्परेचर ज्यादा हो। हाँ हाई टेम्परेचर भी होगा, जब हम घर में पानी उबाल करते हैं, जब उसमें टेम्परेचर ज्यादा देंगे ना, तभी तो पानी क्या होगा, वेपर की फॉर्म पे निकलेगा। अब यहाँ पे एक टर्म आती है जब हम ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं, तो पत्ता जो है क्या होता है आपका उस टाइम पे ठंडा होता है सरफेस उसका। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन में तो आपका वेपर की फॉर्म पे हो रहा है। ट्रांसपिरेशन किसकी फॉर्म पे हो रहा है, जो पार्ट ट्रांसपिरेशन वाटर का लॉस कैसे हो रहा है, पेपर की फॉर्म पे हो रहा है। तो ये चीज आगे अभी ट्रांसपिरेशन में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, कि जो पत्ते का जो सरफेस है, तो पत्ते का सरफेस ठंडा है, लेकिन जो पानी है वो क्या होता है, गर्म होता है। तो फिर पत्ते का सरफेस ठंडा क्यों होता है, जैसे सनलाइट की वजह से, सनलाइट पड़ती है ना पत्तों पे, पत्ते पे जो पानी होगा, ठीक है, जो पानी होगा, तो जो पानी होगा वो पानी करता है आपका, वो आपका एब्जॉर्ब करता है किसको, टेम्परेचर को,
ना कि पत्ता करता है। तो पानी वो गर्म उसमें, लेकिन पत्ते का जो सरफेस है वो ठंडा होता है। हम आगे इसको पढ़ेंगे अभी। पत्ते का सरफेस आपका ठंडा कूल रहता है, लेकिन जो पानी है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण क्या होता है, वो पानी हमारा वेपर की फॉर्म पे आपका एटमोस्फेयर में आ जाता है। इससे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। अब दूसरी टर्म है आपकी गट्टेशन। गट्टेशन में क्या होता है कि अगर आपका इसमें प्रेशर लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है पानी में, अगर प्रेशर लग रहा है अंदर आपका, तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर वेपर फॉर्म पे पानी निकलेगा, उसमें निकलेगा पानी लिक्विड फॉर्म पे। जो कि आप देखते हो ना, सुबह कई बार निकलते हो, सुबह क्या होता है कि पत्तों में पानी जैसा निकल दिखता है आपको, वो होता है गट्टेशन। वो ट्रांसपिरेशन नहीं है। ट्रांसपिरेशन होगा वेपर की फॉर्म पे, बाष्प होगा। लेकिन अगर पानी आपका निकल रहा है लिक्विड की फॉर्म पे, पत्ते से लिक्विड निकल रहा है, वो निकलेगा तब आपका, अगर आपका प्रेशर लगेगा, ठीक है, तब आपका निकलेगा। तो उससे हम कहते हैं गट्टेशन। ये डिफरेंस है गट्टेशन और ट्रांसपिरेशन में, कि गट्टेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन क्या है। अब यहाँ पे गट्टेशन की बात करते हैं। गट्टेशन तभी होगा, इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है। मैक्सिमम जो गट्टेशन होता है वो सिर्फ टिप से ही होता है वैसे, ठीक है, पत्ते के टिप से ही होता है। पर ऐसा नहीं कि टिप से ही होगा, और पार्ट से भी हो सकता है। लेकिन एक स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर बनाता है, थैलेकॉइड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। एक स्ट्रक्चर है जहां से गट्टेशन होता है, उससे हम कहते हैं थैलेकॉइड, ठीक है। थैलेकॉइड हम पढ़ेंगे अभी आगे इसके बारे में डिटेल में। जब हम ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे पूरा, तो उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पर ये एक बेसिक चीजें थी कि जो आपका क्या कहते हैं, कहां पहुंचे थे हम, एक सेकंड, कहां पे पॉइंट, हाँ, ट्रांसपिरेशन और गट्टेशन की बात की थी हमने, कि जो ट्रांसपिरेशन है, गट्टेशन है, ये भी किसके द्वारा होता है, पानी के द्वारा ही होता है प्लांट में। किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा ही प्लांट में आपका ट्रांसपिरेशन होता है और आपका गट्टेशन होता है। Thus almost all the functional activities of plants depends on the water relation, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी प्लांट के अंदर में हो रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? पानी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो वाटर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर रिलेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाटर रिलेशन प्लांट के केस में भी है, सॉइल के केस में भी है, दोनों में डिफरेंस है। हम सॉइल साइंस में वाटर रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वहां पे वाटर रिलेशन अलग है, यहाँ पे वाटर रिलेशन अलग है, और इसके ऊपर कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन गलत यहाँ से हो जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगर हम बात करें अंडर वाटर रिलेशन, बी स्टडी दी फॉलोइंग पॉइंट्स, हमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है, हाउ डज वाटर एंटर इनटू द प्लांट। सबसे पहले जो पानी है वो प्लांट के अंदर में एंटर कैसे हो रहा है, किस तरह से एंटर हो रहा है। तो इसमें जो है एक प्रोसेस होती है, एक एक्टिविटी होती है, उससे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है कि हमारा पानी क्या होता है, वो एंटर होता है हमारा किसमें, पौधे में, सॉइल से, मिट्टी से। ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होता है, सॉइल में एंटर होता है। अब ये ऑस्मोसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। बट सेकंड पॉइंट भी देख लो, हाउ डज वाटर मूव अप इनसाइड द प्लांट। फिर प्लांट ने क्या किया, प्लांट की रूट ने ले लिया पानी, लेकिन अब रूट से जाएगा वो प्लांट के अंदर ऊपर तक, टिप तक जाएगा वो पानी। तो टिप तक कैसे जाएगा? वो जाएगा आपका असेंट ऑफ सैप, एक थ्योरी है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे, जिसको हम ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप भी कहते हैं। असेंट ऑफ सैप क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में देखिए, आगे पढ़ेंगे। असेंट ऑफ सैप एक थ्योरी है जिसके द्वारा पानी क्या होता है, रूट से लेके आपका टिप तक पहुंचता है, ठीक है। और रूट, सॉइल से रूट तक पानी कैसे पहुंचेगा, वो ऑस्मोसिस से पहुंचेगा। फिर रूट से लेके टिप तक पानी कैसे जाएगा, वो जाएगा आपका असेंट ऑफ सैप से और ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप से जाएगा, ठीक है। असेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप से जाएगा। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस है और डिफ्यूजन है। क्या है? ऑस्मोसिस है और डिफ्यूजन है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? मूवमेंट दोनों में पानी का हो रहा है। हाँ, एक में मेम्ब्रेन आती है, किस में आती है मेम्ब्रेन? ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में क्या है, मेम्ब्रेन नहीं आएगी, ठीक है। बट यहाँ पे डिफरेंस जो है वो है सॉल्वेंट और सल्यूट का। अब देखो यहाँ पे क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन बनता है दो चीजों को मिला के, सल्यूट और सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट और सॉल्वेंट से बनेगा आपका सोल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्वेंट का काम करता है पानी, सल्यूट हम उससे कहते हैं जो हम किसी चीज को हम किसी चीज में डिसॉल्व करते हैं, वो होता है सल्यूट। जैसे कि हम नमक को डालेंगे पानी में, ना कि पानी को नमक में डालते हैं। हम हमेशा पानी डालते हैं, पानी में नमक डालते हैं। जो नमक होगा वो क्या करेगा, हमारा सल्यूट का काम करेगा। सॉल्वेंट होगा क्या होगा, पानी होगा। अब दोनों को आपस में घोलेंगे, क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। तो ऐसा यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाया गया है। तो मान के चलो ये जो सोल्यूशन है ये है 10% सोल्यूशन,
10% है। और यहाँ पे भी है सोल्यूशन, मान के चलो मैं सोल्यूशन की फॉर्म पे बता रहा हूँ इसको, लेकिन सोल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे प्योर वाटर होगा। प्योर वाटर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, बट मैं इसको सोल्यूशन की फॉर्म पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि यहाँ पे 10% है, यहाँ पे है 2% सोल्यूशन, यहाँ पे क्या है 2% सोल्यूशन है, यहाँ पे है 10% सोल्यूशन, यहाँ पे है 2% सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या था, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ऑस्मोसिस में आपके जो सॉल्वेंट है आपके मूव करेंगे यहां से लेके यहां तक। मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट ने मूव किया आपका लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक, यह है लोअर कंसंट्रेशन, यहां पे है हायर कंसंट्रेशन। लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आपका मूवमेंट हुआ, किसका मूवमेंट हुआ, सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ, यानी कि पानी का मूवमेंट हुआ आपका लोअर से हायर कंसंट्रेशन में, उससे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन अभी आपको कंफ्यूज करेगा और ज्यादा, ये कंफ्यूज तब करेगा जब हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे। अब जो डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, यहां पे क्या है, डिफ्यूजन में यहाँ पे कोई भी और करेगा किसके थ्रू, यहाँ पे बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी, सेमी परमिएबल परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये कुछ चीजों को जाने देगी, कुछ चीजों को रोक भी देगी, ठीक है। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये सिर्फ और सिर्फ जाने देती है सॉल्वेंट को, सॉल्यूट पार्टिकल को जाने नहीं देती है। एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल में और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में दोनों में क्या डिफरेंस है। सेमी में क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देगी, सोल्यूट को नहीं जाने देगी। जैसे कि आपने पानी में डाला होगा नमक, नमक को रोक देगी लेकिन पानी को ही जाने देगी, ठीक है। वैसे हम बात करते हैं आपका सिलेक्टिवली। सिलेक्टिवली क्या होगा, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनी होगी, या फिर किसी प्रोटीन के लिए, या फिर किसी लिपिड के लिए बनी होगी, या फिर किसी कार्बोहाइड्रेट के लिए बनी होगी, या तो वो पानी के लिए बनी होगी। उसमें जाएगी ओनली एक चीज ही, वो फिर सल्यूट भी हो सकता है, वो फिर सॉल्वेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सिर्फ एक चीज के लिए जो है सिलेक्ट की गई है, वो सिलेक्टेड चीजों को जाने देगी। वो जो चीजें नहीं चाहिए सेल को, वो चीजें रोक देगी बाहर, या फिर सेल के अंदर से जो चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए वो अंदर रखेगी और बाहर जाने नहीं देगी वो, ठीक है। वो होगी सिलेक्टिबल परमिएबल। तो यहाँ पे होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सॉल्वेंट को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। लेकिन यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन, मैंने कहा कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में हो रहा मूवमेंट। लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की है, यहाँ पे सल्यूट की है। हाँ हाँ, नहीं, सॉल्वेंट कैसे होगी लोअर, यहाँ मूवमेंट हो रही है सॉल्वेंट की, लेकिन कंसंट्रेशन किसकी लोअर है यहाँ पे। ये एग्जांपल मैंने क्यों दिया, यहाँ पे सोल्यूशन कहां पे कम है, यहां पे है, यहां पे क्या ज्यादा है, सल्यूट। सल्यूट यहां पे है नहीं है, सल्यूट यहां पे ज्यादा है, लेकिन पानी यहां पे ज्यादा है। अगर हम पानी का देखें तो पानी की हायर कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा, यहां पे पानी कम है, तब आपका हायर टू लोअर जा रहा है ये। लेकिन अगर हम सल्यूट के केस में देखें, सल्यूट की कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा है, वही यहां पे ज्यादा। तो सल्यूट की कंसंट्रेशन को देखते हुए यहाँ पे सॉल्वेंट मूव करेगा हमारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। ये रखना ध्यान, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि आपका मूवमेंट लोअर, कई किताबों में लिखा है कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस मिलेगा आपको हायर से लोअर कंसंट्रेशन। अगर ऑस्मोसिस में आपको हायर टू लोअर कंसंट्रेशन दिखने को मिल रहा है तो वो मिल रहा है सॉल्वेंट के केस में, कि सॉल्वेंट ज्यादा कहां पे है, ठीक है। अगर सल्यूट के केस में देखें, सल्यूट के केस में जाएगा लोअर से हायर कंसंट्रेशन। वो क्यों जा रहा है, यहां से आपके सॉल्व जो सल्यूट है आपकी मूव नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे सिर्फ पानी ही मूव कर पाएगा। और पानी तब तक मूव करेगा जब तक दोनों पानी दोनों जगह पे क्या है इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक आपका पानी मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस। अब हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन में क्या होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन में आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपका मूवमेंट होगा। यहाँ पे किस चीज का मूवमेंट होगा, यहाँ पे होगा सल्यूट का, नॉट सॉल्वेंट। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे सल्यूट जा रहे हैं आपके, कहां से जा रहे हैं, हायर से लेके लोअर की तरफ। यहाँ पे सॉल्वेंट जा रहा है लोअर से हायर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे सल्यूट सॉल्वेंट आपका नहीं जाएगा, यहाँ पे आपका सल्यूट पार्टिकल आपका हायर से लोअर कंसंट्रेशन में आपके जा रहे हैं, ठीक है। सल्यूट पार्टिकल्स किसमें, डिफ्यूजन में। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्लियर हो गया, बानी जी क्लियर हुआ, श्रेया, हाँ बोलो, पूछो, शालिनी।
ऑस्मोसिस में यहाँ पे है मेम्ब्रेन बीच में, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये सिर्फ जाने देती है सॉल्वेंट को, ये सल्यूट को रोक के रखेगी, ये सल्यूट को जाने नहीं देगी, ये एक बैरियर का काम करेगी यहाँ पे, ठीक है, जाने ही नहीं देगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सॉल्वेंट आपका सॉल्वेंट ही मूव करेगा, यहाँ पे सल्यूट मूव कर ही नहीं सकता है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका मूव करेगा सॉल्वेंट, ठीक है। ऑस्मोसिस, अब देखो यहां पे, अब प्लांट की बात करें, अब प्लांट में पानी अब्जॉर्ब हो रहा है ऑस्मोसिस से, अब ऑस्मोसिस में मूवमेंट किस चीज का हो रहा है, पानी का हो रहा है। हाँ, अब यहां से ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब प्लांट में रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स और किसको, जो है आपका वाटर को, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका वाटर ही मूव करता है हमेशा, वाटर के बाद आपके क्या करेंगे, आपके न्यूट्रिएंट मूव करेंगे, लेकिन वो मूव कैसे करेंगे, वो डिफ्यूजन से मूव करेंगे, ठीक है, और फिर डिफ्यूजन से मूव करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। सर डिफ्यूजन में मूवमेंट सल्यूट की एंड कंसंट्रेशन भी सल्यूट की बात हो रही है, डिफ्यूजन में मूवमेंट, डिफ्यूजन में जो मूवमेंट हो रही है, हाँ आपकी सल्यूट की हो रही है, और कंसंट्रेशन इसमें क्या होगी, हाँ कंसंट्रेशन आपकी सल्यूट की होगी, इसमें सल्यूट की होगी, ना कि सॉल्वेंट की होगी डिफ्यूजन में, ठीक है, सल्यूट की होगी यहाँ पे कंसंट्रेशन, सल्यूट की हायर कंसंट्रेशन से सल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन, सल्यूट यहाँ पे सोल्यूशन आएगा आपका, सल्यूट से बेटर सोल्यूशन की हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन से, यहाँ पे सोल्यूशन आएगा आपका, यहाँ पे जो है सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे सोल्यूटर सॉल्वेंट नहीं आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन ही मूव करेगा आपका, यहाँ पे दोनों चीजें मूव करेगी, पानी ही मूव करेगा आपका, और यहाँ पे आपके सल्यूट भी मूव करेंगे, ठीक है, दोनों चीजें मूव करेंगे आपकी इसमें, ठीक है वानी महेंद्र जी, इसमें दोनों चीजें आपकी मूव करेंगी। अब इसके बाद देखो, हाउ इज वाटर लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट, फिर क्या होता है कि पहले रूट ने एब्जॉर्ब किया पानी को, फिर उसके बाद एसेंट ऑफ सैप से पानी ऊपर टिप तक गया, टिप तक जाने के बाद वो फिर बाहर निकल गया, लॉस हो गया ट्रांसप्रेशन और गटेशन के द्वारा, ठीक है, लॉस वो किसके द्वारा लॉस होता है, वो होता है ट्रांसप्रेशन के द्वारा, किसके द्वारा होता है, ट्रांसप्रेशन के द्वारा, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, जब सॉइल से एंटर हुआ प्लांट में पानी तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के द्वारा होता है, फिर उसके बाद एसेंट ऑफ सैप के द्वारा टिप तक पहुंचता है, फिर टिप से बाहर निकलता है ट्रांसप्रेशन के द्वारा पानी, तो ये चीजें मैं तीन चीजें समझा रहा हूं आपको कि इसमें ऑस्मोसिस, एसेंट ऑफ सैप हम आगे पढ़ेंगे, और ट्रांसपिरेशन जो है, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में इसके बारे में। फिर डिफ्यूजन जो मैंने आपको बताया उस यहाँ पे लिखी गई है, डिफ्यूजन दी मूवमेंट और मॉलिक्यूल्स, देखो डिफ्यूजन में होगा गैसेस का और लिक्विड का, जिसको मैंने सल्यूट बोला, डिफ्यूजन में गैसेस और लिक्विड, देखो यहाँ पे गैस भी जा रही है लिक्विड भी जा रहा है, ठीक है, जिसको मैंने सल्यूट बोला, सल्यूट जाएगा लिक्विड भी जाएगा, यहाँ पे गैसेस भी आपकी मूव होगी, किसमें, आपकी डिफ्यूजन में, क्योंकि डिफ्यूजन में कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है सारी चीजें आ जा सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है, और ये कहां से जाएंगी, हायर कंसंट्रेशन रीजन से जाएंगी आपकी लोअर कंसंट्रेशन रीजन, until the molecule are evenly distributed throughout the available space is known as diffusion, और ध्यान रखना डिफ्यूजन तब तक होता रहता है जब तक आपका इक्विलिब्रियम ना आए, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद आपका डिफ्यूजन नहीं होता है, फिर आपका बंद हो जाएगा, जब सोल्यूशन में क्या हो जाए, दोनों जगह पे बराबर हो जाए, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलो, ये एक जो है कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर ये है, ये मैंने दोनों ज्वाइंट किया आपस में, अब यहाँ पे है आपका 10% सोल्यूशन, यहाँ पे आपका है 2% सोल्यूशन, अब यहां से यहां तक मूवमेंट होती रहेगी तब तक जब तक यहाँ पे 6% यहाँ पे हो जाए और 6% यहाँ पे हो जाए, बराबर बराबर, 10 + 2 कितना हो, 12% है, 6 कितना हो, 12 हुआ, ये तब तक मूव करते रहेंगे जब तक दोनों जगह पे बराबर ना हो जाए, तब तक इसमें मूवमेंट होती रहेगी, फिर रुक जाएगी, स्टेबल हो जाएगा पानी, और वो किसमें नहीं रुक जाएगी ना, अब जब इक्वल हो जाएगी तो फिर मूवमेंट होता ही नहीं है, ना पानी का ना सल्यूट का, वो फिर रुक जाएगा पानी, जब बराबर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगा पानी, रुक जाएगा जगह पे, फिर से मूवमेंट कैसे होगी, फिर क्या होगा, जब फिर ट्रांसप्रेशन होगा, फिर ट्रांसप्रेशन लॉस हो गया, बाहर निकल गया, फिर पौधे में होगा पानी कम,
फिर रूट्स में फिर से आएगा पानी आपका, ज्यादा से कम की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये है। फिर आपकी ट्रांसपिरेशन भी कैसे होती है, हाइयर से लोअर होती है। जब पत्ते में ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाए तब बाहर की तरफ पानी जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब इसके बाद है ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस इज एसेंशियली ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का ही टाइप है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपके लिक्विड्स यानी कि पानी ही मूव होता है इसमें। उसमें आपके क्या हो रहे हैं, हाँ गैसेस भी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका पानी मूव होगा, ठीक है। जिसको मैंने क्या कहा, ऑस्मोसिस कहा। ऑस्मोसिस जो टर्म दी है किसने दी है, एवे नॉलिन नॉलिन लॉलिल ने दी है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस को थोड़ा डिटेल में देख लो। यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का हो रहा है। ये भी कहां से हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से, सोल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से हो रहा है, ठीक है। अब सोल्यूशन की टर्म में मैंने क्यों बताया आपको 10% और 2% बताया मैंने ऑस्मोसिस, क्योंकि सोल्यूशन हम उसी को कहते हैं जहां पे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में मिल रहे हैं। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वहां पे सॉल्वेंट ही था, प्योर वाटर था, वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं था। तो अगर हम सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन कहां थी, जहां प्योर वाटर था, ठीक है। जहां पे सल्यूट था वहां पे क्या थी, कंसंट्रेशन ज्यादा थी। कंसंट्रेशन क्यों ज्यादा थी वहां पे, क्योंकि वहां पे सल्यूट और सॉल्वेंट दो पार्टिकल थे, लेकिन वहां पे सॉल्वेंट ही एक ही पार्टिकल था। तो सोल्यूशन की कंपैरिजन देखें, लोअर कंसंट्रेशन से आपका हायर कंसंट्रेशन की तरफ आपका यहाँ पे मूवमेंट होगी, किसकी, आपकी जो है पार्टिकल्स की, या फिर हम सॉल्वेंट की बात करें। और वो कैसी होगी, थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम के थ्रू की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आपकी यहाँ पे मूवमेंट होगी, ठीक है, ऑस्मोसिस में। अब इसके बाद है आपका जो प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। हम प्लाज्मा को ही बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी। इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही क्या है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। अब हमने सेल का भी स्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो उसमें सेल मेम्ब्रेन है, हो सकता है लाइट चली जाए भाई, ठीक है। अभी बैकअप है, 10-15 मिनट का ही होगा बैकअप, ये लाइट पता नहीं कब तक आएगी। देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही क्या है, हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही है। जैसे आपका सेल का भी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, अभी जो सेल है आपका उसमें क्या सेल मेम्ब्रेन है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है यही करती है काम, किस चीज का काम करती है, ये चीजें जो सेमी परमिएबल का काम यही करती है। यही जो है यहाँ से एंट्री को रोक भी सकती है, जाने भी दे सकती है, ठीक है। अब प्लांट की जो रूट्स उसमें क्या सेल है, वो सेल ही करते हैं, पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं, ठीक है। तो वही क्या करेंगे, आपके एंट्री को रोकने देंगे, जाने भी देंगे, सोल्यूट आने देना है कि सॉल्वेंट आने देना है, तो यही आपकी जो है मेम्ब्रेन आपकी बताएगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन थ्रू विच सल्यूट्स ऑफ सोल्यूशन डू नॉट पास। अब जो आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इज सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन थ्रू विच सल्यूट्स ऑफ सोल्यूशन डू नॉट पास। इसमें देखो सल्यूट नहीं जाएंगे, इसमें ओनली क्या जा रहा है, ओनली सॉल्वेंट जा रहा है, ओनली पानी ही मूव कर रहा है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें आपका पानी ही मूव करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें आपके सल्यूट मूव नहीं करते हैं। इसके बाद आती है डिफरेंशियली, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेमी परमिएबल से अलग होती है सिलेक्टिवली, ये किसी एक चीज को, सिलेक्टेड चीज को जाने देगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिपोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि लिपिड और प्रोटीन को ही जाने देती है, बाकी किसी और चीज को जाने नहीं देगी, रोक देगी। तो ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सिलेक्टिवली क्या होती है, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए दोनों में, कि सेमी परमिएबली क्या है और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आपकी क्या है। अब यहां पे हमने ऑस्मोसिस के बारे में देखा कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस की अगर बात करें तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर है आपका। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। इस डायग्राम से आपको ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझ आ जाएगा। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है कि यहां पे है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहां पे है ग्लूकोज, का मतलब क्या है, ये क्या है आपका सॉल्ट है, और पानी है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहां पे जो आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या पे आपका बराबर है यहाँ पे, बट यहाँ पे सोल्यूशन कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा, लेकिन सोल्यूशन कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट है ही नहीं, यहाँ पे ओनली ओनली क्या है, पानी है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पानी तब तक मूव करेगा, यहाँ 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 तक, ये पानी तब तक मूव करेगा
जब तक आपका जो है पानी दोनों जगह पे बराबर ना हो। ग्लूकोज यहां पे जा रहा है, यहां पे कम है, कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे पानी तब तक हमारा मूव होगा जब तक पानी यहां और यहां बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहां से ये पानी मूव किया, यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट मूव हुआ ऑस्मोसिस में। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव हुआ, सोल्यूट मूव नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पानी बढ़ गया। यहां से यहाँ पे आपका पानी बढ़ गया, देखो यहाँ पे, यहां से नीचे आ गया और यहां से आपका पानी ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पानी ऊपर चला गया। अब इसके बीच में, यहां से लेके यहां के बीच में जो प्रेशर लगा, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम इसको कहेंगे नहीं, लेकिन अब यहां पे अगर हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर यहां पे अप्लाई करते हैं, ऊपर से हमने कोई एक्सटर्नल कोई प्रेशर दे दिया, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल प्रेशर से क्या हुआ कि जो पानी हमारा यहां पे गया था, वो पानी हमारा फिर से क्या हुआ, वापिस आया यहां पे। ठीक है, तो हमने कितना प्रेशर अप्लाई किया, ये वाला प्रेशर हमने अप्लाई किया, तो यही हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। क्या कहते हैं इसे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल कोई प्रेशर इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हम थ्योरी में जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर हम इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, बट प्रेजेंट टाइम पे इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ही कहते हैं। ठीक है, वॉइस मेरी आ रही है क्या, बीच में वॉइस जाए तो बता देना। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, पहले हम प्रेशर कहते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे हम इसको पोटेंशियल कहा जाता है। इसका भी रीजन है, रीजन क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको क्यों इसको पोटेंशियल कहते हैं, प्रेशर इसको क्यों नहीं कहते हैं। द अप्लाइड प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। अगर हमने ऑस्मोसिस को रोकना हो तो हमें उसके लिए लगाना पड़ेगा प्रेशर। जैसे कि यहाँ पे हो रही थी ऑस्मोसिस, यहाँ पे पानी ऊपर मूव हो रहा था, हमने बट इस पानी को यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए रोकना है, तो हमें बाहर से कोई इसमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जो हमने बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई किया, किसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर, तो इससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो हमने क्या करना है, वो हमने प्योर वाटर से सेपरेट करना है। अब देखिए, हमने प्योर वाटर को अलग करना है और हमने सोल्यूट को अलग करना है, तो हमें बाहर से देना पड़ेगा इसमें प्रेशर। अब पहली बात है, सोल्यूट तो हमारे मूव करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हमारा प्योर वाटर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट कैसे होगा, अगर हम उसमें कोई प्रेशर बाहर से देंगे तभी होगा, अगर प्रेशर नहीं देंगे तब वो यहां से मूव हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्योर वाटर बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, उससे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम डिनोट करते हैं आपका स्मॉल आर से, इससे करते हैं स्मॉल आर से, इसको डिनोट किया जाता है किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात की गई, इसको बताऊंगा मैं। विच मस्ट बी अप्लाइड टू इट इन ऑर्डर टू मेक इट्स वाटर पोटेंशियल इक्वल टू दैट द प्योर वाटर। देखो ये क्या है कि आपका एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। अब यहाँ पे क्या है, आपका पानी ऊपर चला गया, तो ये क्या है, एक्सेस में चला गया ये, तो इसे हम कहते हैं, जो पानी हमारा नॉर्मल से ऊपर चला गया, तो यहाँ ये नॉर्मल हमारा था, ठीक है, नॉर्मल से ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा, एक्सेस हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। हाइड्रोस्टेटिक का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे एक्सेस वाटर हो गया। ठीक है, डिफाइंड एज द एक्सेस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू इन ऑर्डर टू मेक द वाटर पोटेंशियल इक्वल। मतलब वाटर पोटेंशियल को हमने बराबर करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, यानी कि जब हमारा पानी ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एटमोस्फेयर की बात करें तो प्रेशर की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो क्या होती है आपकी, एटमोस्फेयर ही होती है। और एटमोस्फेयर की अगर बात करें तो जो आपका एटमोस्फेयर है, तो आपका जो एटमोस्फेयर है वो आपका एक बार आपका 0.987 एटमोस्फेयर के बराबर होता है। लेकिन आपको यहां पे ध्यान ये रखना है कि हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम एक बार की बात करें तो हम एक बार को मानते हैं एक एटमोस्फेयर के बराबर ही। ठीक है, एक बार हमारा एक एटमोस्फेयर के बराबर ही होता है कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद इसकी होनी चाहिए कि कितनी है एक एटमोस्फेयर की, मतलब एक बार में कितने एटमोस्फेयर होते हैं आपके, 0.987
987 आपके एटमोस्फेयर होते हैं एक बार में। अब इसके बारे ड्यू टू ए नंबर ऑफ डेफिनेशंस, यहां पे बहुत ज्यादा डेफिनेशंस आपकी दी गई हैं। द टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर इज मिसलीडिंग। जो टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर थी ना, ये मिसलीड होने लगी, बहुत ज्यादा डेफिनेशन आ गई प्रेशर की, तो ये मिसलीड होने लगी। तो यहाँ पे क्या किया, फिर जो साइंटिस्ट आए, मॉडर्न जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेशर की जगह पे नाम दे दिया पोटेंशियल। इसको क्या नाम दे दिया, पोटेंशियल दे दिया। ठीक है, डिनोट्स ए रियल प्रेशर वेयर एज इट ओनली ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। हम जो प्रेशर में एक्सप्रेस करते हैं किसी सोल्यूशन की प्रॉपर्टी को, लेकिन पोटेंशियल जो है, जो पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल का मतलब क्या होगा आपका, जैसे कि भाई क्षमता, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्षमता, कि आप पढ़ने बैठे हो शाम तक, भाई 6 घंटे पढ़ने बैठ गए, 7 घंटे, इसकी क्षमता इतनी है। ठीक है, कोई 6 घंटे से खड़ा, 7 घंटे से खड़ा है, तो उसकी इतनी क्षमता है, पोटेंशियल है, तो उसको पोटेंशियल नाम दिया गया प्रेशर की जगह पे, जो कि मॉडर्न जो आपका फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज दैट पार्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल विच बिकम्स मोर नेगेटिव। और हमेशा ध्यान रखना, प्लांट के केस में आपका ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल होता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। अभी सॉयल का भी पढ़ेंगे हम, सॉयल का भी पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन प्लांट में क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है, क्या कारण नेगेटिव होने का, प्लांट में ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव नहीं होता, प्लांट में नेगेटिव ही रहता है हमेशा। ऑनलाइन में बताओ भाई क्यों नेगेटिव होता है, कोई कारण है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्यों नेगेटिव होता है। नेगेटिव इसलिए होगा कि अब जो पानी हमने यहाँ पे था ना, वो पानी आपका, उस पानी को जाना था ऊपर को, लेकिन हमने क्या प्रेशर अप्लाई ऊपर से, ऑस्मोटिक प्रेशर किया, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमने प्रेशर लगाया वहां पे, तो पानी वैसे जाना था इस तरफ को, लेकिन वो चला गया नेगेटिव, उल्टा हो गया, तो उसलिए हम इसको नेगेटिव में काउंट करते हैं। ठीक है, इस सिंपल सा बताया मैंने, बाकी हम आगे इसको पढ़ेंगे वैसे अभी। ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करें तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमारा नेगेटिव ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर जो होता है, ये इंडिकेट करता है डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर हमारा कम हो जाता है, दैट अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ सल्यूट्स। हमेशा ध्यान रखना, हमारा तभी हमारा ये नेगेटिव होगा, उतना नेगेटिव मतलब इतना नेगेटिव होता जाएगा जितने हम इसमें सल्यूट को ऐड करते जाएंगे। अगर हम प्योर वाटर की बात करें, जो प्योर वाटर, इसमें कोई भी सल्यूट नहीं है, पूरा सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, तो उसका जो आपका पोटेंशियल होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कितना होता है, 0 होता है। और मैक्सिमम प्लांट की बात करें, मैक्सिमम जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है प्लांट का, वो क्या होता है, 0 होता है। पॉजिटिव में कभी नहीं जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, 0 रहेगा। 0 से कम कब होगा, जब इसमें सल्यूट आपके आ जाएंगे, जितने ज्यादा सल्यूट आएंगे उतना क्या होगा, प्रेशर कम होगा। अब यहां पे हमने डिक्रीज प्रेशर की बात की, प्रेशर कैसे कम होगा, कोई एग्जांपल हो आपके पास, सीधी सी बात है। अब एक प्योर वाटर है, अगर हम प्योर वाटर को यहाँ पे फेंक दें नीचे, तो जल्दी दौड़ेगा वो, लेकिन उसमें मिट्टी मिला दें तो क्या करेगा, धीरे धीरे जाएगा, मतलब जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका, पानी का। तो जितना सल्यूट डालेंगे उतना नेगेटिव क्या होता जाएगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर प्रेशर हमारा कम डिक्रीज होता जाएगा, या फिर ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल होगा, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होगा, वो हमारा कम होता जाएगा सल्यूट पार्टिकल के ऐड होने से। जितने ज्यादा सल्यूट पार्टिकल होंगे तो वो हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, जो कि हम कहाँ देखते हैं, सॉयल के अंदर भी देखते हैं हम इसको। सॉयल में जो वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल है, वो आपके सॉयल के मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम इसको सॉयल साइंस में भी पढ़ेंगे, इसको ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। तो अभी इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा था, कहाँ पे कैसा, वहां पे होता है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होता है सॉयल के केस में, वो अलग रीजन है, वो हम वहां पे पढ़ेंगे सॉयल साइंस में। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्या होता है आपका, ये नेगेटिव होता है आपका जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो कि हम ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल इज 0 विच इज मैक्सिमम वैल्यू होती है ऑस्मोटिक पोटेंशियल की, आपकी 0 होती है। नेगेटिव आपकी डिपेंड करेगी आपकी सल्यूट पार्टिकल के ऊपर।
ये भी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को बताने के लिए है। यहां पे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका, यहां पे क्या था, ये आपका प्योर वाटर है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। यहां पे ये पानी मूव किया इस तरफ को, ठीक है, ये इतना नीचे गया, यहां से इतना ये ऊपर गया, तो इसके बीच में यहाँ पे जो ये यही हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इससे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। जितना हमारा पानी ये नीचे गया, फिर ये कितना ऊपर हमारा गया, ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम इसे कहते हैं। अब इसके बाद डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसको हम वाटर पोटेंशियल भी कहते हैं। अब जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, ये वाटर पोटेंशियल का ही एक पार्ट है, ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द पार्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल, ठीक है। और एक आपका जो है क्या है, टर्गर प्रेशर भी है। प्लांट केस में आपके दो ही चीजें, एक टर्गर प्रेशर, एक आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, दो ही चीजें हैं प्लांट केस में। लेकिन सॉइल में क्या होता है, 4-5 प्रेशर होते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं वाटर पोटेंशियल की बात करें, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे देखो डिफ्यूजन आपने देख लिया, डिफ्यूजन क्या होता है, प्रेशर आपको पता है क्या होता है, दबाव, हिंदी में दबाव कहते हैं। अभी डेफिसिट नई टर्म है यहाँ पे, डेफिसिट का मतलब डेफिशिएंसी, ठीक है, कमी, किस चीज की कमी होना। अब ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है क्या, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज ऑल्सो कॉल्ड संक्शन प्रेशर, इसको हम कहते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू ड्रॉ वाटर। ये क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हमारा क्या होता है, ड्रॉ वाटर का मतलब क्या है, हाँ पानी निकलना, ड्रॉ का मतलब है बाहर निकलना। तो इसी के द्वारा क्या होता है कि सेल में जो पानी होता है हमारा बाहर निकलता है। क्या निकलेगा हमारा, सेल से हमारा पानी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, किससे, डिफ्यूजर प्रेशर डेफिसिट से, डिफ्यूजर प्रेशर डेफिसिट से, ठीक है। कि जो पानी है हमारा वो कितना एबिलिटी है उसकी बाहर निकलने की, वही हमारा क्या होगा, ड्रॉ ऑफ वाटर हम उसे कहेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल, हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, सेल का एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए ये सेल है, ठीक है। अगर हम सेल की बात करें, एक पर यूनिट एरिया है, सेल किस पर यूनिट एरिया पे जो है, यहाँ पे प्योर वाटर पे हमारा यहाँ पे प्रेशर लग रहा है अंदर की तरफ, प्योर वाटर है, इस पे हमारा प्रेशर लग रहा है P1। अब इस तरफ यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें क्या है, सॉल्ट भी है, सॉल्ट सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, दोनों चीजें हैं, सोल्यूशन है जिसमें कि प्रेशर लग रहा है हमारा P2। मतलब मान के सॉल्ट सोल्यूशन है, नमक वाला पानी है, सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्रेशर लग रहा है P2 लग रहा है, यहाँ पे आपका प्रेशर क्या लग रहा है, P1 लग रहा है। अब यहाँ पे जो आपका प्रेशर होगा, P1 और P2 की बात करें, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका, ज्यादा। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका, कम होगा। क्यों कम होगा, सल्यूट की वजह से, जो कि आपको बताया, जैसे अगर पानी में कोई चीज मिल जाए तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज्यादा है। अब इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वही कहलाता है हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। यानी कि यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई किस चीज की, प्रेशर में, प्रेशर डेफिशिएंट कम हो गया यहाँ पे। डिफ्यूजन प्रेशर आपको पता लग गया, डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर हम इसे कहेंगे जो पानी यहाँ पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने सल्यूट मिला लिया उसमें, तो क्या होगा, डेफिसिट होगा, वो वहां पे डेफिशिएंसी आ गई। और इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वही क्या होगी, हमारी डेफिशिएंसी होगी। कि इसके और इसके बीच में जो प्रेशर में डिफरेंस था, कितना डिफरेंस था, वही हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहलाता है, ठीक है। और ये डिफ्यूजन प्रेशर जो डेफिसिट है, इसके थ्रू ही क्या होता है, जो रूट्स हैं, रूट्स से जो पानी एब्जॉर्ब होता है, तो इसी प्रेशर के द्वारा क्या होता है, हमारा पानी भी एब्जॉर्ब होता है, पानी प्लस न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट आपका एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको भी देख लो कि इट इज द एबिलिटी ऑफ सेल ड्रॉ हो गया, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, एक पर यूनिट एरिया में जो फोर्स बाय विच वाटर एंटर्स इनटू द सेल, जिसमें क्या होता है कि जो पानी है वो सेल के अंदर एंटर होता है, ठीक है। ए प्योर सॉल्वेंट इज सपोज्ड टू हैव मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर, जो प्योर वाटर होता है, सॉल्वेंट होता है, उसका मैक्सिमम होता है। और अगर आपको उसमें सल्यूट पार्टिकल आ जाए,
ठीक है, सॉल्वेंट के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा आपका क्या, आपका प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद द अमाउंट बाय विच द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज लोअर्ड देन दैट ऑफ इट्स सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड डीपीडी। यही चीज बता भी दी आपको। ये जो डीपीडी इंट्रोड्यूस की थी आपकी मेयर जी ने की थी 1938 में, ध्यान रखना। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हमेशा जब भी एग्रीकल्चर में जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितनी भी डेटे हैं, ये इनको खा जाना है हमेशा, इनको याद कर लेना। कोई भी चीज इसमें ऐसा नहीं कि भाई यही आएगी, कहीं से भी कुछ भी आ जाती है। और हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 आपको जो है साइंटिस्ट के बारे में पूछने को आएगा, किसने क्या इंट्रोड्यूस किया, किसने क्या क्या खोजें की और कब की, डेट के ऊपर आ जाएगा। तो डेट और साइंटिस्ट जहां पे मिले पढ़ने को, उनको पढ़ डालो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद टर्गर प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर। तो अगर हम टर्गर प्रेशर की बात करें तो ये टर्गर प्रेशर अभी पढ़ा मैंने, कौन सा पढ़ा मैंने अभी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसको मैंने वाटर पोटेंशियल भी कहा। ठीक है, लेकिन अगर हम टर्गर प्रेशर की बात करें तो टर्गर प्रेशर होता है, इसको हम समझते हैं किसमें, हम समझते हैं सेल के थ्रू। जैसे सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि जब हमारा सेल के अंदर पानी ज्यादा भर जाए, ठीक है, तो वो ज्यादा टर्जिट फूल जाता है, तो ये क्या करता है, आपका प्रेशर लगता है बाहर की तरफ, पानी मूव करना चाहेगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर है उसे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एक बार थ्योरी देख लो इसमें। टर्गर प्रेशर इज द आउटवर्ड प्रेशर exerted by the cell solution on the cell wall which is developed due to osmotic diffusion of water in an equilibrium. Inward pressure is also given by the cell wall. यहां पे सेल वॉल क्या करेगी आपकी, ये जो है अंदर की तरफ ही प्रेशर लगाएगी। ठीक है, सोल्यूशन में इन एन इक्वल अमाउंट विच इज कॉल्ड, जिसे हम बॉल प्रेशर कहते हैं और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। जो बॉल प्रेशर है इसे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम पे देख लो, यहाँ पे लगा न्यूक्लियस की तरफ से बाहर की तरफ, यहाँ पे लग रहा है प्रेशर, जिसको मैं टर्गर प्रेशर बोला। लेकिन यहाँ पे सेल बॉल है बाहर, ये जो सेल बॉल है ये भी क्या करती है, ये भी अंदर को प्रेशर लगाती है, जिसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला बॉल प्रेशर। ये बॉल प्रेशर, जिसको मैंने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बोला। क्या बोला, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी हमने इसको बोला। लेकिन जो यहां से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, बॉल प्रेशर किसको बोलेंगे, जो सेल बॉल अंदर को प्रेशर लगाएगी। ये प्रेशर तब तक लगाएगी जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए दोनों तरफ से। ये भी बाहर को लगेगी, अंदर को लगाएगी, जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आपका सेल जो है आपका बाहर कैसे निकलेगा, फिर आपका पानी। किस कंडीशन में आएगा बाहर पानी सेल से, टर्गर प्रेशर जब बढ़ जाएगा अंदर, बॉल प्रेशर से ज्यादा अगर हमारा टर्गर प्रेशर बढ़ जाए तब निकलेगा बाहर पानी, अदरवाइज निकलेगा। हमारा टर्गर प्रेशर बढ़ना चाहिए। ठीक है, जब तक मतलब इक्विलिब्रियम तक ये बॉल प्रेशर रोकेगा इसको, बट फिर जब टर्गर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, फिर आपका ये बॉल प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना आपने, हमेशा जो टर्गर प्रेशर होता है वो होता है नेगेटिव, किसके, बॉल प्रेशर के। नेगेटिव क्या होता है, उल्टा लगा ना ये, तो नेगेटिव होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो टर्गर प्रेशर होता है ये बॉल प्रेशर की, या फिर हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है आपका, नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद केमिकल पोटेंशियल, ये कुछ नहीं है, केमिकल पोटेंशियल उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, बट एक बार देख लो। द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स केमिकल पोटेंशियल। अब यहाँ पे फ्री एनर्जी की बात की गई है, फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज इन ए सोल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय द एडिशनल ऑफ सोल्यूट। वही बात है, जो फ्री एनर्जी पर मोल, मतलब कोई एक मोल सब्सटेंस है, ये मोल एक यूनिट है मेजर करने की। एक जो पर मोल कोई सब्सटेंस है उसमें कितनी फ्री एनर्जी लग रही है। फ्री एनर्जी का मतलब क्या है, जो प्योर वाटर होता है वो ज्यादा फ्री होता है। फ्री एनर्जी मतलब वो खुले से घूम सकता है, लेकिन जब उसमें कोई चीज मिल जाए तो उतना फ्री नहीं होगा।
उसमें क्या होगा, उसमें जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्री एनर्जी पर मोल पे जो फ्री एनर्जी लग रही है उससे हम कहते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस की जो मतलब आपकी फ्री एनर्जी होगी उससे हम केमिकल पोटेंशियल कहेंगे। केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इन ए सोल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय द एडिशनल ऑफ सोल्यूट। और ये जो केमिकल एनर्जी होती है या फिर पोटेंशियल होता है ये हमारा कम होता है अगर हमारे सोल्यूट इसमें ऐड हो जाए, वही सेम चीज है। अगला है ऑस्मोटिक रिलेशन। क्या है? ऑस्मोटिक रिलेशंस है। The diffusion of water depends upon its free energy per mole. The water pressure also increases the free energy of the water contained in a cell. जो आपका पानी में जो डिफ्यूजन हो रहा है ना आपका, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? फ्री एनर्जी के ऊपर करता है। किसके ऊपर करेगा? फ्री एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा डिफ्यूजन। मतलब जो डिफ्यूजन का रेट है भाई, डिफ्यूजन कितना फास्ट हो रहा है वो डिपेंड करेगा फ्री एनर्जी के ऊपर। मॉलिक्यूल कितना फ्री है, जो जितना फ्री होगा वहां पे उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा। जो फ्रीली नहीं होगा वहां पे डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे हम पानी की बात करें, पानी अगर बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई सल्यूट नहीं है, तो वहां पे आपका डिफ्यूजन रेट जो है आपका फास्ट होगा। अगर उसमें कोई मॉलिक्यूल आपके या फिर कोई भी उसमें सल्यूट पार्टिकल उसमें ऐड हो जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका जो है डिफ्यूजन का जो रेट आपका कम हो जाएगा, जिससे हम कहते हैं ऑस्मोटिक रिलेशन कहते हैं। इसके बीच में जो डिफरेंस आता है, फ्री एनर्जी में कितना रेट था, ठीक है, और उसके बाद जब उसमें सल्यूट ऐड किए उसमें कितना रेट था, उससे हम रिलेशन कहते हैं ऑस्मोटिक रिलेशन, दोनों के बीच में कितना है, ठीक है। बाकी दी सम ऑफ द ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड बॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का और बॉल प्रेशर का जो सम है डिनोट्स नेट चेंज इन द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द वाटर, ठीक है। बाकी आज का इतना ही। भाई कोई डाउट हो आपके? कोई डाउट्स हो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से, नोट्स में भेज दूंगा, नोट्स बना भी लेना इसके, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक है चीजें। नोट्स मैं चलो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, वैसे तो ऐप पे डालूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा मैं इनको, ग्रुप के अंदर में डाल दूंगा नोट्स इसके। उस ऐप में एक्सेस दे दूंगा मैं आपको ना, एप्लीकेशन में। उसमें क्या है कि ये जो क्लास है ये रिकॉर्ड भी रहेंगे आपकी ऐप में। मतलब कई बार आप ना भी आ पाओ या फिर आपको रिवीजन करना, आप भूल गए हो चीजें, तो आप फिर से देख सकते हो। जिस पार्ट को भूल गए उस पार्ट को देख सकते हैं आप फिर से ऐप में। और जो चीजें रिकॉर्ड भी हो रही है साथ में, तो बेनिफिट रहेगा आपका ऐप में एक्सेस का। तो ये है। तो भाई कुछ पूछना हो, बाकी ऑनलाइन में किसी को पूछना हो भाई, कोई डाउट हो, कोई डाउट हो आपको ऑनलाइन में? बानी जी, श्रेया जी, कोई डाउट हो? बट अब कोशिश ये करना कि जो आज पढ़ा गया है उसको कल को मत छोड़ना। अभी सिर्फ 3 ही क्लासें हो रही, 3 घंटे, बट ये 6 घंटे हो जाएगी धीरे धीरे। अब कल आपकी एक क्लास और एडिशनल हो जाएगी इसमें 1 घंटे की, फिर धीरे धीरे हम एक एक हफ्ता बाद एक क्लास और बढ़ा देंगे, फिर हम 5-6 घंटे ले जाएंगे इसको, ठीक है, 5-6 घंटे। तो मतलब ये कि धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है, घर में पढ़ना जरूर है, ऐसा नहीं करना कि आज छोड़ दिया फिर आपका बैकलॉग लग जाएगा, फिर कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कवर अप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर सिलेबस को। आज का काम आज ही करना है, कल को छोड़ना ही नहीं है, ये तब मजा है फिर। ये थैंक यू सो मच। शायद से कोई डाउट नहीं है, वानी कोई डाउट तो नहीं है? श्रेया कोई डाउट हो? अगर डाउट है तो यस बता दीजिए, नहीं है तो नो बता दीजिए, ताकि मैं फिर सेशन को बंद कर लूं। कोई डाउट हो आपका? नहीं है, चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं फिर, है ना।